हेलो एवरीवन। सो 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप जो हमारी चल रही है उसमें टेस्ट 1 हो चुका है, जो कि टारगेट 1 के टॉपिक पे बेस्ड था। तो उसमें हिस्ट्री, कल्चर और करंट अफेयर्स की हमने सेक्शनल टेस्ट ली थी। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उसमें मैं एक क्वेश्चन पे एक मॉडल आंसर, एक अप्रोच बताऊंगी कि कैसे आप उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। एंड आगे आपको इस मॉडल आंसर और अप्रोच से आपको हेल्प मिलेगी, और जो आप आगे आंसर्स लिखोगे तो उसमें जो भी मैं टिप्स बताऊंगी, जो भी एक अप्रोच बताऊंगी, उसको आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप सामने देख रहे हो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये 3 हिस्ट्री के शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी ने 68 बीपीएससी ऑनवर्ड्स इसको ऐड कर दिया था। तो हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे पहला 2 क्वेश्चन आप देखोगे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि आपने अच्छे से अगर नोट्स को रिवाइज किया होगा तो आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, और ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है पटना कलम से, पटना कलम टॉपिक एज ए टॉपिक तो सबको पता है कि हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार है, तो मैं इसी क्वेश्चन को एड्रेस करूँगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम एक करंट अफेयर्स के लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैं एक बार पहले साढ़े तीनों क्वेश्चन को मैं पढ़ लेती हूँ और एक थोड़ा सा अप्रोच बता देती हूँ कि पहले दो क्वेश्चन में कैसा होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में हम डिटेल अप्रोच देखेंगे इसका। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मॉडर्न स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर डिफर इन द टर्म्स ऑफ मटेरियल, टेक्निक एंड पर्पस? प्रोवाइड एग्जाम्पल टू सब्सटैंशिएट योर आर्गूमेंट्स। मौर्यकालीन मूर्तिकला और वास्तुकला सामग्री, तकनीक और उद्देश्य के मामले में कैसे भिन्न थी? अपने तर्कों को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो मॉडर्न स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर्स में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न आर्ट्स पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल पैलेसेस हैं, विहारास हैं, स्तूपास हैं, पिलर्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पाए जाते हैं। अब उसमें भी आपने जब उसको डिटेल फॉर्म में अंदर से, जैसे आपने पैलेसेस पढ़े तो आपने पढ़े होंगे कि कैसे पैलेसेस बिल्ड होते थे। तो मोनोलिथिक पिलर्स का यूज़ हुआ था, वुडन बाउंड्रीज बनाई गई थी। तो इवन आप जब स्तूपास पढ़ोगे तो उसमें भी है कि किस तरीके के स्तूपास थे और क्या उसका स्ट्रक्चर था, क्या टेक्निक यूज़ की गई थी। इवन आप जब पिलर्स पढ़ोगे तो उसमें भी पता है कि मोनोलिथिक पिलर थे और कौन से स्टोन का यूज़ हो के पिलर्स को बनाए जाते थे। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मटेरियल कौन सा यूज़ होता था, टेक्निक कौन सा यूज़ होता था, पर्पस क्या था। तो ये सारे बहुत ईजिली उससे एड्रेस हो जाएंगे। हमें मटेरियल पता ही है, अगर हम पिलर्स को लेके चलें तो मटेरियल हमें पता है कि स्टोन्स को यूज़ किया जाता था, मेटल्स को यूज़ किया जाता था। अगर हम पिलर्स का एग्जांपल लें, टेक्निक बताएं, टेक्निक अगर लें तो हम इसमें लेंगे कि मोनोलिथिक ही यूज़ किया जाता था स्टोन, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मदद से एक बैलेंसिंग दिया जाता था। एंड अगर हम पर्पस बताएं तो टू प्रोमोट बुद्धिज़्म। ठीक है। उसी तरह आप जब इसमें पढ़े होगे पैलेसेस, तो पैलेसेस में आपको पता है जो कुम्हड़ाड़ पैलेस है तो कैसे बिल्ड हुआ था, तो उसमें भी आप बताओगे कि मोनोलिथिक पिलर्स का यूज़ हुआ था। जो बाउंड्रीज थी वो वुडन बाउंड्रीज थी। एंड उसका पर्पस आप बताओगे कि क्या पर्पस के लिए पैलेसेस को बनाया गया था। तो आप बताओगे कि वहाँ पे मीटिंग्स एंड सभाज अरेंज होती थी। इवन प्रिस्ट के रेसिडेंस के लिए भी पैलेसेस को भी यूज़ किया जाता था। इस तरीके से आप पर्पस भी बताओगे। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, जिसका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो। तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप आप पता चल गया होगा कि इसको कैसे अप्रोच लेना था इसका। सेकंड हम देखते हैं, द पाला पीरियड मार्क द लास्ट सिग्निफिकेंट फेज ऑफ द बुद्धिस्ट आर्ट इन बिहार एंड इंडिया, कमेंट विथ एग्जाम्पल। अगेन ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने जब पाला पढ़ा होगा, पाला आर्ट पढ़ा होगा, तो आपने बुद्धिज़्म का
काफ़ी एप्लीकेशन इसमें देखा होगा। पाला आर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स में इन्होंने बुद्धा के अलग अलग फॉर्म्स के स्कल्पचर्स बनाए हैं। मेटल के स्कल्पचर है, स्टोन के स्कल्पचर्स हैं। तो स्कल्पचर में आपको दिखेगा स्तूपा भी पाला आर्ट के टाइम काफ़ी फेमस था। तो इन सब का हमें जिक्र करना है और बताना है कि कैसे ये बुद्धिज़्म को प्रोमोट करते थे। एंड जो आप देखोगे ना, जो पाला जो एम्पायर थी, ये वन ऑफ द लास्ट एम्पायर थी जिसमें बुद्धिज़्म को इतना सिग्निफिकेंस दिया गया था। इसको आप एड्रेस करने के लिए एक तो आप इसका टाइमलाइन बताओगे कि पाला एम्पायर कब था। सेकंड, आप बताओगे कि इसके बाद के जो भी एम्पायर्स आए, डायनेस्टीज बनी, उसमें कहीं ना कहीं ये फेड होने लगा। कहीं ना कहीं पाला एम्पायर में जो भी फेड होने लगा मुगल्स के आ जाने से, हिंदू रूलर्स के आ जाने से, तो कहीं ना कहीं उनके रिलीजन्स ओवर पावर करने लगे एंड कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म का जो इम्पैक्ट था ओवरऑल डायनेस्टी पे फेड होने लगा। दैट्स वाई हम पाला को बोलते हैं इट इज़ वन ऑफ द लास्ट एम्पायर्स हु प्रोमोटेड बुद्धिज़्म इन देयर आर्ट फॉर्म। और उसको सिग्निफिकेंस उसको बताने के लिए वी यूज़ देयर आर्ट्स फॉर्म। स्कल्पचर हो गया, स्तूपाज हो गया, विहाराज हो गया, पेंटिंग्स हो गया। इवन पेंटिंग्स में मुराल पेंटिंग्स पाला आर्ट में काफ़ी फेमस है। उसमें भी डिपिक्शंस होता था, बुद्धा के जो भी इम्पोर्टेंट सिम्बॉल्स हैं उनका डिपिक्शन होता था। इवन जो पाला आर्ट के टाइम कुछ यहाँ पे टेम्पल बनी थी, तो उसका इन्होंने तिब्बत में मोनेस्ट्री बनाने के लिए पाला आर्ट से ही इंस्पिरेशन लिए गई थी। तो ये सब आप जिक्र करोगे, ठीक है। एक तो बताओगे कैसे वन ऑफ द लास्ट था, प्लीज़, और उसको बताने के लिए कि वन ऑफ द लास्ट तो था ही, लेकिन कैसे ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे और कैसे बुद्धिज़्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट था, उसको सब्सटेंशिएट करोगे इनके आर्ट फॉर्म को डिस्क्राइब करते हुए। ऑलराइट, तो ये आप सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से डील कर सकते हो कि पाल कला ने बिहार और भारत में बौद्ध कला के अंतिम महत्वपूर्ण चरणों को चिन्हित किया। तो मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है वो बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में ही दिया है, बस जो भी कंटेंट लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, बट आप ओवरऑल जिस्ट ले लिए होगे कि मैंने किन किन पहलुओं पे बात किया है। कि आपको पहले बताना है कि कैसे ये वन ऑफ द लास्ट एम्पायर था, कि सबसे ये अंतिम ही एम्पायर था जिसमें बुद्धिज़्म को इतना प्रमोट किया गया था इनके आर्ट आर्किटेक्चर में। सेकंड, आप ये बताओगे कि अगर बुद्धिज़्म को ये प्रमोट करते थे तो कैसे करते थे। तो इनके जो भी आर्ट फॉर्म्स थे, पिलर हो गया, पिलर नहीं, स्तूपाज हो गया, स्कल्पचर हो गया, जो मूर्तियाँ थी, तो ये मेटल की भी मूर्तियाँ बनाते थे और स्टोन की भी मूर्तियाँ बनाते थे, पत्थर की भी मूर्तियाँ बनाते थे। सेकेंड, इनकी पेंटिंग्स हो गई जिसको मुराल पेंटिंग्स बोलते हैं, तो उसमें भी ये बुद्धा के जो अलग अलग सिम्बॉल्स हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो ऑस्पेशियस चिन्ह थे, उनका ये इस्तेमाल करते थे। तो उस तरीके से आप इसको बता दोगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसको देखेंगे कि पटना कलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल अडेप्टेशन एंड सिंथेसिस इन इंडियन पेंटिंग ट्रांजिशन, डिस्कस इट्स स्पेसिफिकेशन। तो पटना कलम भारतीय चित्रकला परंपराओं में क्षेत्रीय अनुकूलन और समन्वय का एक उदाहरण है, इसकी विशेषताओं पे चर्चा करें। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। रीजनल एडेप्टेशन एंड सिंथेसिस क्या है? एग्जाम्पल है पटना कलम। ये इसका क्वेश्चन है। क्षेत्रीय अनुकूलन, डिस्कस इट स्पेसिफिकेशंस। तो क्षेत्रीय अनुकूलन, इसके स्पेसिफिकेशन, विशेषताएं के बारे में भी बात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने पटना कलम को इसका अप्रोच पहले क्या होगा उस पर पहले बात कर लेते हैं। और पहले जब आपने नोट्स इसका बनाया होगा, जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए, तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा होगा।
एक तो हमने इसमें बताया था कि इसकी हिस्ट्री क्या है, पटना कलम कैसे ओरिजिन हुआ, नोट्स में आपने देखा होगा। सेकंड हमने बताया था कि पटना कलम है क्या, बेसिकली ओरिजिन कैसे हुआ, एंड पटना कलम बेसिकली किस आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पेंटिंग को करता है। अब पटना कलम की हमने यहाँ पे देखी होगी फीचर्स एवं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बेसिकली। फिर इसके बाद आपने पढ़ा होगा अपने नोट्स में कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट पेंटर्स हैं। इसी फीचर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता था थीम, किस थीम पे ये बेस थी पटना कलम। इम्पॉर्टेंट पेंटर्स के बाद आ जाता है कि क्यों ये डिक्लाइन होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पटना कलम का क्यों डिक्लाइन हो गई है, तो ये हो गया। एंड फाइनली कुछ हमने कंक्लूजन्स में बताया होगा, बिहार गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको रिवाइव करने के लिए। तो ये ओवरऑल नोट्स आपने पढ़ा होगा और आपने बनाया भी होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि रीजनल अडेप्टेशन एंड सिंथेसिस, क्षेत्रीय अनुकूलन, मतलब जहाँ ये डेवलप्ड हुई वहाँ के रीजनल जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ फैक्टर्स थी वो कैसे पटना कलम को इन्फ्लुएंस किया एज ए पेंटिंग डेवलप्ड होने में, जो अभी वो जिसके लिए वो फेमस है। तो बेसिकली जो रीजनल फैक्टर्स जो पटना कलम पेंटिंग को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। अब हम इसको आंसर के अप्रोच को हम देखें तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि पटना कलम वाकई में है क्या। तो ये हम बताएंगे कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग और द स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट ओरिजिनेटेड इन पटना एंड नियर अराउंड इट, लाइक प्लेसेस लाइक आड़ा एंड दानापुर। तो आप इसमें बताओगे कि पटना कलम एक पेंटिंग का स्टाइल है जो कि ओरिजिनेट हुआ था पटना में और पटना के आसपास आड़ा और दानापुर में। तो आपने एक लोकेशन का अंदाज़ा दे दिया, अब इसी से हम रीजनल अडेप्टेशन निकालेंगे। तो लोकेशन में आपने बता दिया कि पटना में हुआ था, दानापुर में हुआ था एंड आड़ा में हुआ था, विच बिकम पॉपुलर आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। आप ये बताओगे या ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ द मुगल पेंटिंग, ये बताओगे आप कि ये पॉपुलर कब हुआ था, जब मुगल पेंटिंग्स का डिक्लाइन हुआ था, तब पटना कलम एज ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग इवॉल्व हुआ। तो ये आपका इंट्रोडक्शन छोटा सा रहा जो कि रेलिवेंट रहा, आपने यहीं पे लोकेशन खोल दिया जिससे हम रीजनल अडेप्टेशन निकालेंगे। अब सेकंड आपका आएगा कि हमें रीजनल अडेप्टेशन एंड सिंथेसिस इसका निकालना है, जो कि क्षेत्रीय अनुकूलन निकालना है। तो सबसे पहले जो ओरिजिन हुआ उसी से हम रीजनल अडेप्टेशन निकालते हैं। आपने ओरिजिन इसका पढ़ा होगा कि जब मुगल औरंगजेब के टाइम, जब वो पेंटर्स को उतना वैल्यू नहीं देते थे, उनके जो आर्ट वर्क्स है उसको उतना महत्व नहीं देते थे क्योंकि उनको पेंटिंग में रुचि ही नहीं थी, तो उन्होंने पेंटर्स को बिल्कुल अपने पैट्रोनेज से हटा दिया था। और अगर पेंटर्स जो पहले ज़माने के पेंटर्स थे वो किंग के पैट्रोनेज में रहते थे, मतलब उनकी छत्र छाया में रहते थे, वो किंग के लिए पेंटिंग करते, वहीं से उनको उनकी इनकम मिल जाती थी। बट जब औरंगजेब आए, उनके बाद भी जो रूलर आए, तो पेंटिंग्स में दिलचस्पी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका इनकम और जो भी था सब कुछ ख़राब हो गया। तो वो जब उसी टाइम जो पटना था वो एज ए कमर्शियल सेंटर की तरह उभर रहा था, तो पेंटर्स ने सोचा कि वहाँ पे कमर्शियल सेंटर बन रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के ब्रांचेज हैं, एज वेल एज जो रिच इंडियंस हैं वो पटना के अराउंड रह रहे हैं और पटना में रह रहे हैं, तो हम उन्हीं के पैट्रोनेज में जाते हैं और वहीं से पटना कलम डेवलप्ड हुआ एज ए न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो ये ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन में भी आप ये लिख सकते हो कि इट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द evolving commercial ground during that time, that is Patna and near Patna. So that's why it is highly influenced
by the societal factor of rich and East India Company's people living there. या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिशर्स लिविंग देयर, रिच इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स लिविंग देयर. ये आपका ओरिजिन में आपने रीजनल अडेप्टेशन दिखा दिया. अब हम सेकंड पे आते हैं कि अब हमें रीजनल, ये तो हमने ओरिजिन में बता दिया कि कैसे ये अफेक्ट हुआ पटना और नियर बाई पटना प्लेसेस के अकॉर्डिंग. अब सेकंड में हम आएंगे कि अफेक्ट तो हुआ लेकिन एक्चुअली फीचर और कैरेक्टरिस्टिक में, विशेषताओं में क्या फ़र्क पड़ा. तो फर्स्ट हम इसमें बताएंगे थीम्स. शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन है तो हमें ज़्यादा इसके डिटेलिंग में नहीं जाना है. हमें इसको 2 पन्ने में कंप्लीट करना है, 2 पेजेस में इसको कंप्लीट करना है. और हमारे पास कितने हैं, 6 मिनट्स के अराउंड टाइम है इसको कंप्लीट करने के लिए, तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे. तो आपको थीम्स पता होगा. तो थीम्स आपको पता है कि जो बेसिक सोसाइटल थीम, सोसाइटल में इवेंट चलते थे, सोसाइटी में जो इवेंट चलती थी उस पे जो पेंटर्स थे पटना कलम के, उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी. तो थीम्स लाइक इसको हम अलग अलग डिवीज़न में डिवाइड कर देंगे कि क्या क्या वो थीम्स लेते थे. तो सबसे पहले जो थीम्स के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है, तो उसको क्लासिफिकेशन आप लिखोगे कि एक तो मिनिएचर फिरिकास बनाते थे ये, जिसमें डे टू डे लाइफ का वो जिक्र करते थे, इसके थीम पे बनाते थे. एक फिर होता था जो गेट टुगेदर्स फंक्शंस होते थे, जो इवेंट्स होते थे, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशंस होते थे, मैरिज हो गया, मुस्लिम मैरिज हो गया, बर्थडे हो गया, उस तरीके से जो भी फंक्शन है, मुंडन हो गया, तो उस तरीके का ये फुनरल्स कस्टम्स हो गए, तो उस तरीके का उस वाले थीम्स पे भी ये पेंटिंग बनाते थे. थर्ड हो गया कि किसी इंडिविजुअल्स के दिनचर्या पे भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, कोई आइटम है, कोई क्रिएचर्स है, उस पे भी इन्होंने पेंटिंग बनाई है. तो फॉर एग्जांपल मदरसा जैसे स्कूल चलती थी तो उस पर इन्होंने पेंटिंग बना दी. जो सेंट्स होते थे, पंडित होते थे, वो टेंपल जा रहे हैं, टेंपल से लौट रहे हैं, टेंपल में उनका क्या कार्य रहता है, उस पर इन्होंने पेंटिंग बनाती. तो एक तरीके से थीम्स के बेस पे इनका भी क्लासिफिकेशन था और ये बनाते थे. अब सेकेंड पॉइंट इसी में आप लिखोगे कि एज ए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दोगे. तो फॉर एग्जाम्पल आप जब पेंटर्स, जो इम्पॉर्टेंट पेंटर्स थे पटना कलम में, उसमें 1-2 लोगों का नाम आपने सुना होगा जो काफ़ी फेमस है, जैसे महादेव लाल. इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी लोकल की बनाई थी, जिसमें जो एक वुमेन है, विमेन का बहुत ही उदास वाला लुक बनाया था उन्होंने. तो डिपिक्ट किया था कि कैसे उस टाइम की जो कॉमन विमेन है उनका दिन कैसे निकलता था. तो एक सैड डिपिक्शन दिया था विमेन के इमेज का. फिर एक बनाए थे शिवलाल पेंटर थे, उन्होंने मुस्लिम निकाह के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी कि उस टाइम मुस्लिम मैरिज कैसे होती थी, तो उसका पूरा पेंटिंग बना हुआ था. एक यामिनी प्रसाद हैं, उसमें उन्होंने जो किंग की वाइफ थी उनके बिहेवियर पे उन्होंने पेंटिंग बनाई थी कि कैसे वो लोकल और कॉमन पीपल को ट्रीट कर रहे हैं. तो इस तरीके से थीम पे बनाई थी. तो ये प्योरली क्या डिपिक्ट करता है कि उस सोसाइटी में क्या सोशल नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, किंग का क्या रोल है, कॉमन अपनी लाइफ किस तरीके से जीते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उस पे ये आधारित थी. तो एक तरीके से क्या है, ये रीजनल सिंथेसिस ही है. ये हो गया. अब इसके बाद हम आते हैं कि इसमें क्या मटेरियल यूज़ होता था, जो कि जो भी रीजन में अवेलेबल है उसी मटेरियल को यूज़ करके ये बनाते थे. तो मेकिंग सिंक्रोनाइजेस विथ रीजनल मटेरियल्स. तो जब आपने पढ़ा होगा तो एक तो इनमें पढ़ा होगा कि इनकी जो मेथड होती है उसको बोलते हैं कजली से थी. मतलब ये कंटोरिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट ब्रश लेते हैं और डायरेक्ट ये पेंटिंग बनाने लगते हैं. तो इसमें आप देखोगे कि ये जो ब्रशेस यूज़ करते थे ये एनिमल्स के हेयर यूज़ करते थे. तो जो भी एनिमल्स पटना, नियर बाई पटना, फॉर एग्जांपल गोट हो गया, हॉर्स हो गया, तो जिस हिसाब से इनको पेंटिंग करनी थी, थिन हो गया, थिक,
आउटलाइनिंग हो गई या कुछ हो गई, तो उस हिसाब से ये हेयर्स का सिलेक्शन करते थे कि कौन सा हेयर्स को मैं लूँगा यूज़ करूँगा तो पतली लाइन बनेगी, और कौन से हेयर को मैं यूज़ करूँगा तो मोटी लाइन बनेगी। तो ये ब्रशेस का यूज़ करते थे, नेचुरल कलर्स का यूज़ करते थे। तो नेचुरल कलर्स भी वहाँ पे जो भी फ्लावर्स हैं उनसे वे डिराइव करके नेचुरल कलर्स का यूज़ करते थे। अगेन ये क्या दिखा दिया कि रीज़न में जो भी मेरे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल मटेरियल है, उसका यूज़ करके मैंने पेंटिंग बनाई है। अब थर्ड हम ये आते हैं कि आपने एक चीज़ देखा होगा इन्हीं के फीचर्स में कि ये बैकग्राउंड को ब्लैंक छोड़ते थे, बैकग्राउंड केप्ट ब्लैंक। अब ये ब्लैक नहीं ब्लैंक। अब इसका रीज़न क्या था कि जो बैकग्राउंड है उसको ये ब्लैंक इसलिए छोड़ते थे क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस ब्लैंक स्पेस को भी ये फिल कर सकें। इसके लिए उनको एक्स्ट्रा कलर की ज़रूरत पड़ेगी, और जो नेचुरल कलर भी वो निकालते थे वो भी कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ता था इनको, एंड उसमें भी ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग था। तो इनसे क्या पता चलता है कि जो भी पेंटर्स थे हमारे पटना कलम के, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी वेल ऑफ नहीं थी। और ये सिग्निफाई कैसे करता है रीजनल अडेप्टेशन को? ये सिग्निफाई करता है कि पटना एज ए कमर्शियल हब तो क्रिएट हो रहा था उस टाइम पे, बट ये काफ़ी इनइक्वालिटी थी उस टाइम पे। तो रिच पीपल एंड रिच इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, उनके पैट्रोनेज में ये वहाँ मूव तो कर गए थे, बट कहीं ना कहीं इनकी लाइफ स्टाइल उतनी वेल ऑफ नहीं हो पाई थी जो मुग़ल एम्पायर के पीरियड तक थी। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजनल अडेप्टेशन को दर्शाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे। रीजनल अडेप्टेशन बताने के लिए आप उसको अलग अलग मुद्दों में डिवाइड करते। पहले आप बताते कि ओरिजिन में रीजनल अडेप्टेशन कैसे आया। सेकंड आप बताओगे कि जो उसमें जो थीम यूज़ की जाती थी तो उसमें क्या रीजनल सिंथेसिस का यूज़ हुआ है। थर्ड आप बताओगे जो मटेरियल यूज़ करा जाता था तो उसमें क्या रीज़न का प्रभाव पड़ा। एंड फोर्थ आप बताओगे कि जो पेंटर्स एक्चुअली थे उनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी और उस इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे उन्होंने पेंटिंग को एज एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक दिया बैकग्राउंड्स को यूज़ नहीं करते हुए। इसी तरह 2-3 पॉइंट और निकल सकते हैं, बट ये शॉर्ट लेंथ क्वेश्चन है तो हमें 3 से 4 पॉइंट इज़ इनफ एंड 2 पेजेस करने के लिए। एंड 3 से 4 पॉइंट एंड इवन इंट्रोडक्शन होगा आपका एंड एक कंक्लूज़न होगा जिससे कि आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड कंक्लूज़न में आप फिर यही बताओगे कि पटना पेंटिंग कि इट इज़ अ यूनिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग और ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेरिटेज है बिहार गवर्नमेंट के लिए और बिहार के लिए, विच हैज़ डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। बट रिसेंटली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव करने के लिए ट्राई किया था। बिहार की जो एनुअल मैगजीन निकलती है उसमें पटना कलम को एक स्पेशल स्पेस मिली थी उसको डिपिक्ट करने के लिए। इवन ट्रेन्स पे भी पटना कलम को उस पर पेंट किया गया था सो दैट पटना कलम एज अ पेंटिंग फिर से रिवाइव हो सके। तो ये सारे स्टेप्स के साथ आप कंक्लूड करोगे। तो ये ओवरऑल था कि कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, जो आपने पढ़ा है उसी को तोड़ के लिखना है, उसी को मोल्ड कर करके आपको एक क्वेश्चन को एड्रेस करना है। तो दिस इज़ हाउ जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, इसको हम एड्रेस कर सकते थे। अब जो नेक्स्ट का क्वेश्चन है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में ही लाएंगे। तो इसमें मैं सोच रही हूँ मैं पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये G20 वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने डिस्कस कर रखा है तो ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि इसका क्या अप्रोच रहेगा। एंड ब्रिक्स वाला क्वेश्चन नहीं डिस्कस है तो मैं सोच रही हूँ यही वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यही वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने मिक्स दिया है, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, थोड़े हल्के फुल्के टेढ़े मेढ़े भी हैं, सो दैट आपको अभी से ही प्रैक्टिस हो जाए। और ऐसे भी बीपीएससी में उतना कुछ घुमा के नहीं पूछता, अगर पूछना होगा तो आउट ऑफ द बॉक्स ही पूछ लेता है। जैसे 68 में जमुरी वाला जो क्वेश्चन पूछा था आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा था। तो वैसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, वैसे क्वेश्चन लाइक 95% लोगों को नहीं आते और वैसे क्वेश्चन से सिलेक्शन अफेक्ट नहीं होता है।
तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते थे उसको। एंड इसी तरह मेंस के लिए अच्छे से पढ़िए, नोट्स को रेफ़र कीजिए एंड अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ जो भी टेस्ट होता है उसको कंपल्सरली देना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और सुधार होगा मेंस आंसर राइटिंग। बिकॉज मेंस का जो एग्ज़ाम है इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ आंसर राइटिंग। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे वहाँ आप अच्छा कुछ आंसर लिख ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आई ऑलवेज एम्फेसिस कि आप आंसर राइटिंग करो। हम तो 4-4 दिन पे टेस्ट ले ही रहे हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप डेली अपने से एक डेली आंसर राइटिंग करो। और एक हमने प्रोग्राम भी चलाई है मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ पे डेली हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं एंड नेक्स्ट डे आपको अप्रोच भी बताते हैं। तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा क्वेश्चन लिखो, तो वहाँ से जो आपकी टॉपिक चल रही है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जा रहा है, तो आप उसको अटैम्प्ट डेली कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।